हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मई 2025 साइकिल के अंदर जो आरबीडब्ल्यूएम के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड हैव अ वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन जहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ दिस मई 2025 साइकिल को डिस्कस किया था, जो भी आरबीडब्ल्यूएम के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे पास इस एग्जामिनेशन में रह गया, जो कि नवंबर में कंडक्ट किया जाने वाला है आईआईबीएफ के द्वारा। तो अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आप लोग किसी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो गाइज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। वाई? बिकॉज एडुटैप हैज कम अप विद शुभ नवरात्रि ऑफर, जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड फेस्टिवल 80 और आप लोग जो है वो फ्लैट 80% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाएंगे ऑन योर ऑल जेआईबी कोर्सेज गाइज। बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि भी ये जो ऑफर है ये 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर 2025 तक ही जो है वो वैलिड रहेगा। सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को जो है वो एनरोल करना चाहते हैं फॉर योर बेटर जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच a suit for foreclosure must be filled? Within 10 years from the day of the mortgage money due becomes due, within 20 years from the day of mortgage money becomes due, within 30 years from the day of mortgage money becomes due, या फिर देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट मेंशन इन द टेक्स्ट गाइस। अब देखिए, जो राइट टू फोरक्लोजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है। तो देखिए, मान लो एक बोरोवर है, उस बोरोवर के द्वारा जो है वो अगर मॉर्टगेज की पेमेंट नहीं की जा रही है, तो उस केस में फिर जो लेंडर है वो लीगली उस बोरोवर को अपने प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने से रोक सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू फोरक्लोजर। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो जो सूट है फॉर दिस फोरक्लोजर, इट कैन बी फाइल्ड बाय द लेंडर विद इन 30 ईयर्स फ्रॉम द डे द मॉर्टगेज मनी बिकम्स ड्यू। मतलब 30 साल के अंदर अंदर जो है वो ये सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर द फोरक्लोजर। किसके द्वारा फाइल किया जाएगा? लेंडर के द्वारा। हाउसिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो बात हो रही है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन एकर्स बैंक इज appraising a loan application where Mr. Rao wants to mortgage a plot of land he inherited recently. The bank need to determine the land's value and verify the property title। ठीक है, तो मिस्टर राव क्लेम्स द लैंड इज वर्थ ₹1 करोड़, बट जो बैंक इनिशियल चेक है वो कुछ और ही सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल लैंड की वैल्यू ही कुछ और है। ही ऑल्सो हैज सम पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू। ग्रीन एकर्स बैंक हायर्स अ क्वालिफाइड वैल्यूअर टू असेस द लैंड। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, what additional step should the bank take regarding the valuers report? अब ये जो वैल्यूअर्स की रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग क्या जो है वो नेक्स्ट स्टेप एक बैंक को लेना चाहिए मिस्टर राव के रिगार्डिंग। मतलब हालांकि वो मिस्टर राव जो लैंड की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू क्लेम कर रहे हैं वो डिफर कर रही है, बट फिर भी क्या स्टेप जो बैंक को यहाँ पे लेना है? बैंक को एक्सेप्ट कर लेनी है रिपोर्ट एज द फाइनल विदाउट एनी फर्दर चेक्स। बैंक नीड टू क्रॉस चेक द गिवन वैल्यूएशन थ्रू इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज, forward the report directly to the borrower for approval, immediately adjust the loan amount based on the report guys। So what should be the right answer here? The right answer will be option number B कि भाई बैंक को जो है क्रॉस चेक करनी है वैल्यूएशन को इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज के थ्रू। हम लोगों को जो है वो कुछ क्वालिफाइड इंजीनियर्स या फिर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं who are qualified to be acting as a valuers guys। so स्पेसिफिक वैल्यूअर्स के थ्रू क्रॉस चेक करवाना है बैंक को कि क्या जो है वो इस पर्टिकुलर जो ये प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि इनहेरिटेड था इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर अ टैक्स पेयर टू अवॉइड द टैक्स to avail the tax deduction under section 80EE guys? Your options are: the deduction is available for any home loan regardless of the buyer status, the home loan must be sanctioned after 31st March of the financial year, the value of the property for which the loan is taken must be 50 lakh or more, the deduction is available only to the first time buyers guys। so what should be the right answer? The right answer is option number D। अब ये जो section EE है it only deals with the deduction which can be claimed by the individual who are the first time home buyers guys। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हेयर। अब यहाँ पे 50 लाख या फिर इससे कम की वैल्यू होनी चाहिए, और ये जो होम लोन है दैट मस्ट बी सैंक्शनड नॉट आफ्टर मार्च 31st बट 1 अप्रैल के। हम लोगों को 1 अप्रैल से लेकर के जो है 31 मार्च तक का यहाँ पे टाइम देखने के लिए मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर एनी होम लोन रिगार्डलेस ऑफ द बायर स्टेटस, ऐसा भी नहीं है। बायर का स्टेटस जो मैटर करेगा, जब भी होम लोन जो है वो अवेल किया जाएगा
उसके अगेंस्ट जब डिडक्शन क्लेम की जा रही होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि भाई जो सेक्शन 80E है वो डील करता है ओनली विद द फर्स्ट टाइम होम बायर्स गाइस। जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं वही सेक्शन 80EE के अंदर जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हैं गाइस। ऑप्शन डी तभी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस पूजा वांट्स टू हैव 1,50,000 आफ्टर 5 years. If she can invest her money at an annual interest rate of 10%, approximately how much should she invest today? Present value निकालनी है। Present value is future value divided by 1 plus r raised to the power n. तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हम लोग कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू कितना चाहती है? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है? 5 है यहाँ पे, और एन कितना हो जाएगा, सॉरी आर कितना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसको हम लोग डेसिमल में लेते हैं, तो 0 पॉइंट हम लोगों को 10% जब हम लोग निकाल लेंगे तो 1/10 रह जाएगा, तो 0.1 हम लोग ले लेंगे। एन की जगह कितना आ जाएगा? 5 years आ जाएगा। सिंपली जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी कि कितना उसको प्रेजेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट 5 साल बाद 1,50,000 उसको जो है वो रिसीव हो। तो राइट ऑप्शन विल बी 93,167, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट वन गाइस। Moving ahead, next question is which among the following institutions has not been established by the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India के द्वारा कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश नहीं किया गया है? IDBI, NABARD दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक दैट इज एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया गाइस। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आरबीआई का रोल हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है इस IFCI के अंदर, बाकी IDBI, NABARD और एक्सिम बैंक इनके अंदर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। Moving ahead, next question is Mr. Singh made an improvement costing rupees 2,50,000 in a financial year 2015-16. He sold the asset in financial year 2020-21. What is the approximate indexed cost of improvement? अब indexed cost of improvement हम लोगों ने निकालनी है, तो cost of improvement हम लोग देख लेंगे। cost of improvement कितनी है हमारे पास दी हुई यहाँ पे? 2,50,000 है। cost of improvement हम लोगों ने देख ली मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ जो हमारे उसने जो एसेट जो उसने सोल्ड किया है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया है? 2020-21 के अंदर किया हुआ है, तो 2020-21 के लिए हम लोग जो है वो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके अलावा इंप्रूवमेंट कब करवाई उसने? 2015-16 के अंदर, तो 2015-16 के लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे? CII दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो देखने के लिए मिलती है, वहां से हम लोग जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू है जिस ईयर में जो है वो इसकी सेल की गई है उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब 2020-21 के लिए जो वैल्यू आती है CII की उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर आप लोग इस वैल्यू को निकालेंगे तो आई थिंक ये 351 डिवाइडेड बाय 201 कुछ इस तरह से ये वैल्यू देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लोगों के पास दी हुई है 2,50,000, सिंपली 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 को आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों को इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला होता क्या है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल गाइस। सो इस तरह से आप लोग क्या कर लेंगे? फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। यू विल बी गेटिंग द 2,98,031 गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 54EC what type of capital gain is eligible for claiming the exemption? Short term capital gain arising on the transfer of any capital asset, long term capital gain arising on the transfer of residential house property only, long term capital gain arising on the transfer of any capital asset, capital gain from the sale of agricultural land. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is long term capital gain जो कि किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से राइज होता है। सेक्शन 54EC एक्चुअल में डील ही किससे करता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से डील करता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनली, ओनली नहीं होगा। अभी अगर ओनली ना लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती, बट ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड लिखा गया है, अगर यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड या फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड लिखा गया होता तब हम लोग जो है वो इस वाले ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते थे, बट बिकॉज सिंपल एग्रीकल्चरल लैंड है तो जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर द सेक्शन 54EC गाइस। सो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल
कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि अराइज होता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, उसके अंदर अगर एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो वो की जाती है अंडर सेक्शन 54 EC गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिंकिंग फंड? So your options are to increase the income generated by a property, to recover the original capital invested in a property when it ceases to yield desired income, to cover the annual maintenance cost of a structure, to fund new property acquisitions. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is to recover the original capital invested in the property when it ceases to yield the desired income। अब देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है गाइस, हर एक प्रॉपर्टी की हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ जो है एक प्रॉपर्टी की लाइफ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद हम लोग जो है उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्पज के लिए, तो जब वो प्रॉपर्टी इस हालात में पहुंच जाएगी कि उसका यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, उस टाइम के ऊपर जब उसको डिसमेंटल करना होगा या फिर उसको एबॉलिश करना होगा, तो उसके लिए जो फंड है उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सिंकिंग फंड के थ्रू। वी यूज टू सेट असाइड अ मनी सो दैट जब भी हम लोगों ने अपनी इस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करना है जिसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी है, तो तब हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट हो सो दैट उसको डिसमेंटल कर पाए या एबॉलिश कर पाए, जो भी करना है उस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने वो हम लोग कर पाए। तो इसी के लिए जो सिंकिंग फंड है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है गाइस। मतलब जब वहां से इकोनॉमिकल इनकम आना बंद हो जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, उसको या तो डिमोलिश कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, या फिर हम लोग जो है उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे। तो उस टाइम के ऊपर जो खर्चा होगा उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है सिंकिंग फंड में। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a building was purchased for rupees 20 lakh, its estimated useful life is 20 years and its salvage value at the end of useful life is estimated to be 4 lakh rupees। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोगों को निकालनी है। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन रहती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारी बिल्डिंग की परचेजिंग जो मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, सेल्वेज वैल्यू को निकाल लेंगे। सेल्वेज वैल्यू हमारे पास दी होती है और डिवाइडेड बाय ईयर, जो जितने टेन्योर के लिए हम लोगों को उसकी यूजफुल लाइफ देखने के लिए मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे 20 लाख जो है वो बिल्डिंग की परचेजिंग कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू भी दी हुई है, यूजफुल लाइफ भी दी हुई है। सिंपली इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज को पुट ऑन कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी फॉर द एनुअल डेप्रिसिएशन गाइस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 80,000 हमारे पास जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकल के आ जाएगी। सिंपली आप लोगों ने 20 लाख माइनस दिस 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 गाइस, ये वैल्यू जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो निकल के आ जाएगा एज अ एनुअल डेप्रिसिएशन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प व्हिच डेमोग्राफिक ग्रुप इन इंडिया, यंग एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सीनियर सिटीजन, द पर्सन अबव द एज ऑफ 60 years, या फिर फार्मर्स इन रूरल एरिया गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट टाइम जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, उन्हीं इंडिविजुअल्स को जो है वो हम लोग प्राइमरीली उन्हीं इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए जो था वो हम लोगों ने क्या किया था, रिवर्स मॉर्गेज जो लोन स्कीम थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम का मतलब क्या है कि जो 60 साल से ज़्यादा के इंडिविजुअल्स है, जो उनका घर है, उस घर को जो है वो मॉर्गेज कर देंगे बैंक को और बदले में पैसा ले लेंगे बैंक से। अब जैसे जैसे जो है वो पैसा वो लेते चलेंगे वैसे वैसे घर से उनकी ओनरशिप कम होती चलेगी। ये क्यों ये स्कीम लाई गई थी? सो दैट वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी पाए आफ्टर देयर रिटायरमेंट फेज और उनको जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करने में दिक्कत ना होगा। तो इसीलिए सीनियर सिटीजन के लिए जो था ये पर्टिकुलर रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी गाइस। That is why option C will be the right one here. Next question is, who are the primary leading institutions mentioned as extending reverse mortgage loans guys? So कौन जो है वो reverse mortgage loan को extend कर सकते हैं? कौन से ऐसे primary lending institutions हैं? Public sector banks only, scheduled banks and housing finance companies, only private sector banks, non-banking financial companies exclusively. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is scheduled commercial bank और जो housing finance companies हैं, those can act as प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा जो फंड्स हैं वो लेंड की जाते हैं टू द सीनियर सिटीजंस इन केस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज लोन्स गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरसई हैज बीन सेटअप अंडर विच एक्ट? द कंपनीज एक्ट 2013, द सरफेसी एक्ट 2002, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 गाइस।
So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. सरफेजी एक्ट 2002 के अंडर जो था वो सरसई को एस्टेब्लिश किया गया था। अब सरसई है क्या है, जो हमारा केवाईसी रहता है उसकी एक रेगुलेटरी वॉचडॉग की तरह ये सरसई एक्ट करती है। सरफेजी एक्ट क्या है? सरफेजी एक्ट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी गाइस। इसी एक्ट के अंदर जो था वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई सरसई को भी सेटअप किया जाता है, विच इज अ रेगुलेटरी वॉचडॉग फॉर केवाईसी गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ पैरामीटर दैट कुड बी इंक्लूडेड इन एन annual credit rating review. Your options are record of payment during the past 12 months, documentation as per the sanction terms, borrower's age and marital status, percentage of security coverage of the outstanding loan. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C कि भाई जो borrower की age है और जो marital status है वो बहुत ही एक relevant पैरामीटर यहाँ पे हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इन द एनुअल क्रेडिट रेटिंग रिव्यू। एनुअल क्रेडिट रेटिंग रिव्यू मतलब जहाँ पे हम लोग जो इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर रहे होंगे, तो बोरोवर की एज और मैरिटल स्टेटस का कोई खास लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द key characteristic that is distinguishes a special power of attorney from a general power of attorney. Your options are a special power of attorney is executed by more than one person, while a general power of attorney is a single person. A special power of attorney grants authority for a specific act or related acts to form one judicial transaction, whereas a general power of attorney is for generally representing another person or performing multiple acts guys. ऑप्शन सी क्या बोल रही है? स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑलवेज टाइम बाउंड वाइल अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज परपेचुअल गाइस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इन अ फॉरेन कंट्री वाइल अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज फॉर द डोमेस्टिक यूज गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि भाई जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके थ्रू एक इंडिविजुअल को कोई स्पेशल एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो है वो पावर्स हैंडओवर की जाती हैं, जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए जो है वो पावर्स दी जाती हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल गाइस। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेसेस ऑफ लोन ओरिजिनेशन प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड टू की एस्पेक्ट्स। व्हाट आर दे? लोन जो हमारे लोन ओरिजिनेशन है उसका जो प्रोसेस है वो दो प्राइमरी की एस्पेक्ट्स उसके देखने के लिए मिलते हैं, कस्टमर सर्विस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क इन लेंडिंग, लोन डिसबर्समेंट स्पीड एंड इंटरेस्ट रेट नेगोशिएशन, post sanction monitoring and collection of EMIs. So what are the two important key aspects guys? What should be the right answer? The right answer will be option number B कि भाई जो क्रेडिट वर्दीनेस का अप्रेजल करना है या फिर लेंडिंग के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो हम लोगों को देखना है जब भी लोन को जो है वो लोन की ओरिजिनेशन का प्रोसेस जो है फॉलो किया जा रहा होगा कि भाई कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या हाई रिस्क है, लो रिस्क है या फिर मीडियम रिस्क है, और क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, क्या जो जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं क्या उसने पहले जो लोन लिए थे उनको रीपे जो है वो टाइम बाउंड मैनर में कर दिया है, इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट जो है टाइमली में की हुई है या फिर नहीं की हुई है। तो दीज आर दी टू की एस्पेक्ट्स गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनराइज बैंक, अ न्यू प्लेयर इन द रिटेल बैंकिंग सेक्टर, इज स्ट्रेटेजाइजिंग इट्स मार्केट एंट्री. They are considering launching a new saving account tailored for young professionals. Their internal team is debating how to define its features of this account, including its core benefits, how it will meet the customer needs, and what ancillary services could be bundled with it. They also need to decide on the interest rate to offer, considering both competitors' rate and bank's profitability goals. Furthermore, they are exploring various advertising channels and community engagement programs to make the potential customers aware of their new offerings, guys. Based on the information provided in this case study and the annual review of the credit rating document, which of the following piece of marketing mix are Sunrise Bank internal team activity addressing in the first two sentences of the case study? Product and place, price and promotion, product and price, people and process. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is product and price. अब 7 P's हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस, तो 7 P's में से यहाँ पे प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि दे आर कंसिडरिंग टू लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और प्राइस, देयर इंटरनल टीम इज डिबेटिंग हाउ टू डिफाइन द फीचर्स इंक्लूडिंग कोर बेनिफिट्स, हाउ विल इट मिल एंसिलरी सर्विसेज कुड बी बंडल्ड विद इट। ठीक है, दे आर ऑल्सो नीड टू डिसाइड द
इंटरेस्ट रेट टू ऑफर। अब इंटरेस्ट रेट जो ऑफर किया जा रहा है इसके थ्रू हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई प्राइस को वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट एंड प्राइस विल बी द राइट वन हियर गाइस। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, फिजिकल एविडेंस, ये हमारे जो है वो 7 पीस का पार्ट बनते हैं गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to the banking business correspondents and banking business facilitators, choose the options that correctly identifies the true statement. Bank business correspondents are permitted to make transaction on the behalf of bank business facilitators are permitted to personally do financial transactions. One advantage of the banking correspondent channel is its cost effectiveness in scaling the banking model. All the banking correspondents are required to undergo a mandatory certification process before functioning as a business correspondent. Your options are statement 1, 2 and 3 are true, statement 1, 3 and 4 are true, statement 2 and 4 are true, statement 1, 2, 3 and 4 are true guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, it is 1, 3 and 4. अब देखिए जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो हम लोग देखते हैं कि बैंक के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स को अंडरटेक किया जाता है, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स सिर्फ बिजनेस सोर्स करने का काम करते हैं, वो कोई भी ट्रांजेक्शन अंडरटेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर्स आर परमिटेड टू पर्सनली डू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये गलत हो जाती है। बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती हैं गाइज। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो है वो अंडरगो होना पड़ता है, एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है इससे पहले कि वो एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरह एक्ट कर पाएंगे गाइज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ व्हाइट लेबल एटीएम। अब व्हाइट लेबल एटीएम के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाइट लेबल एटीएम्स आर सेट अप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। व्हाइट लेबल एटीएम्स आर सेट अप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज परमिटेड बाय आरबीआई। व्हाइट लेबल एटीएम्स provide banking services only to the customers of a specific non-bank entity that operates them. The role of white label ATM operator extends to issuing their own debit or credit card. So what should be the right answer guys? The right answer will be option number B कि भी जो white label ATMs हैं those are set up, owned and operated by the non-banking entities guys. तो जो non-banking entities हैं उन non-banking entities के द्वारा इन white label ATMs को set up, own और operate किया जाता है। बेसिकली इनको क्यों जो था वो इनको लॉन्च किया गया था सो दैट जो एटीएम्स हैं उनकी रीच को बढ़ाया जा सके, इसीलिए व्हाइट लेबल एटीएम्स को जो था वो सेटअप किया गया था। ये जनरली हम लोगों को रूरल एरियाज, एयरपोर्ट एरियाज, ऐसे एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे बैंक की ब्रांच की फिजिकल प्रेजेंस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस। सो दीज आर ऑपरेटेड, सेटअप एंड ओन्ड बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज गाइस, ठीक है। Next question is read the following statements regarding eligibility for internet banking account and select the correct option. अब your statements are only individuals of the network branches are eligible to open internet banking accounts. Corporate customers including partnership firms and trust must register through the corporate banking module. Accounts opened in a single or any one or survivor mode are eligible for individuals or proprietary concern. Account operated jointly are always eligible for the internet banking as long as the KYC norms are met guys. So your options are statement 1 and 2, 1 and 4 are true, statement 2 and 3 are true, 1, 2 and 3 are true, statement 2, 3 and 4 are true. So what should be the right answer guys? Right answer will be option number B, that is statement 2 and 3 are true. अब पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये बोल रहा है कि सिर्फ वही इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को ओपन अप कर सकते हैं जो कि ओनली इंडिविजुअल्स ऑफ द नेटवर्क ब्रांचेस। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि सिर्फ नेटवर्क ब्रांचेस के इंडिविजुअल्स को ही जो है वो इंटरनेट बैंकिंग दी जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अकाउंट्स ऑपरेटेड ज्वाइंटली आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर इंटरनेट बैंकिंग are always eligible for the internet banking as long as KYC norms are met. So joint account के केस में जो हो इंटरनेट बैंकिंग ऑफर नहीं की जाती है गाइस, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी स्टेप फॉर मर्चेंट टू बी एनरोल्ड ऑन ई गेटवे। ई गेटवे के ऊपर अगर खुद को मर्चेंट ने एनरोल करना है तो क्या मैंडेटरी स्टेप है? पेमेंट ऑफ एन अपफ्रंट इंटीग्रेशन फी, सक्सेसफुल KYC कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन ऑफ बैंक प्रोवाइडेड हार्डवेयर, अटेंडिंग अ कंपल्सरी ट्रेनिंग सेशन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसफुल KYC कंप्लायंस जो है वो होना चाहिए, उसके बाद ही जो एक इंडिविजुअल है वो मर्चेंट खुद को एनरोल कर पाएगा ऑन द ई गेटवे फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ online transactions guys, ठीक है। next one is read the following statements regarding IMPS, its features and select the correct option. So your statements are for an IMPS transaction using Money Mobile ID only the sender needs to register for the mobile banking and get an MMID. The Aadhaar based remittance services facilitate IMPS payment initiation by using a beneficiary's Aadhaar number which is linked to their account. IMPS is available 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year.
स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है, व्हेन इनिशिएटिंग एन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन थ्रू एन एटीएम और इंटरनेट चैनल, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द रेमिटिंग कस्टमर इज मैंडेटरी गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 और 3 स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है. वो पहली और चौथी स्टेटमेंट गलत है गाइस. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन यूजिंग एमएमआईडी ओनली सेंडर नीड टू रजिस्टर. नहीं भी, सेंडर और जो रिसीवर है दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जब भी इनिशिएट किया जाएगा आईएमपीएस ट्रांजैक्शन को, तो वहां पे इंटरनेट चैनल या फिर जो एटीएम के थ्रू जब भी हम लोग जो है वो आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करने वाले, तो मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो वहां पे रेमिटिंग जो कस्टमर है वो मैंडेटरी, मोबाइल बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए किसकी, जो रेमिटिंग कस्टमर है, जो रेमिटेंस कर रहा है. तो यहाँ पे जो रेमिटेंस कर रहा है और जिसने अमाउंट रिसीव करना है, दोनों की जो है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू गाइस. ठीक है, I hope this thing is clear कि why option B is the right one here. Next one is, how is the compensation for DSAs primarily determined? Your options are based on the fixed monthly salary regardless of the performance. It basically depends on the volume of business sourced as a percentage of bank's overall profit through a lottery system for the top performers. अब देखिए DSA क्या है, direct selling agents guys. So what should be right answer here? The option will be बी विल बी द राइट वन हेयर. जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, इनको हायर किया जाता है ऑन अ फी बेस्ड इनकम. इनका काम क्या है कि लोन्स को, क्रेडिट कार्ड के पोटेंशियल कस्टमर्स को सोर्स करके लाना गाइज. जितनी ये सोर्स करके लाएंगे बिजनेस, उसी हिसाब से इनको जो है वो, इनको कंपनसेशन या फिर जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जाएगी गाइस. ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सोर्स करेंगे उतनी ही इनको जो है कंपनसेशन दी जाएगी. दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. Next question is, Reserve Bank of India has decided to dissolve the Banking Code and Standard Board of India. Out of the following, which will act as the nodal department of BCSBI? Ombudsman scheme for NBFC, CEPD that is Consumer Education and Protection Department, Ombudsman scheme for Digital Transaction 2019, या फिर none of the above. So BCSBI को dissolve कर दिया गया, but who will be acting as a nodal department for this BCSBI? Right answer will be option number B, that is Consumer Education and Protection Department guys. अब this is directly a fact based question, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं गाइस. नेक्स्ट वन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसेस. Your statements are, data mining is used by bank to support sales and service. A data warehouse serves as a central collective memory of the bank holding customer information. The learning cycle of the data warehouse means result obtained can be reused for future analysis and marketing plans. So which of the statements given above are correct? Your statements, your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं कि भाई डेटा वेयर हाउस जो है वो एक कलेक्टिव रिपोजिटरी की तरह एक्ट करता है, जहां पे सारे डेटा को जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखा जाता है. जबकि डेटा माइनिंग का यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा फॉर सपोर्टिंग द सेल्स एंड सर्विस. डेटा माइनिंग के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि भी कौन से कस्टमर को किस तरह से चैनल यूज, कौन सा चैनल जो है वो प्रेफर करता है कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के लिए, कितनी हम लोगों की जो है वो सेल बूस्ट टू यूज चैनल को प्रोवाइड करने से. सो ये सारा हम लोग जो एनालिसिस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग. तो इसीलिए तीनों स्टेटमेंट जो सही हो जाती हैं रिगार्डिंग डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसेस गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a member bank scores 75 out of 100 in BCSBI code compliance rating, what would be its rating category? High, above average, average या फिर below average? So what should be right answer here? Right answer will be option number B. Below average कब बोलेंगे? जब ये जो स्कोर है ये below 60 हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. एवरेज कब बोलेंगे? जब 60 to 75 देखने के लिए मिलता है. 75 to 100 जब देखने के लिए मिलता है तो above average बोल देंगे. और अगर हम लोगों को ये 75 से ज्यादा देखने के लिए मिलता है तो उसको हम लोग फिर हाई कैटेगरी का पार्ट मान देंगे गाइस. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन हेयर. बिलो एवरेज बोलेंगे जब 60 से कम स्कोर है, एवरेज बोलेंगे जब 60 से 75 के बीच में स्कोर है, अबव एवरेज बोलेंगे जब 75 से 85 के बीच में स्कोर है, और 85 से 100 के बीच में अगर स्कोर है तो उसको बोलेंगे हाई. हम लोग ये हमारे जो BCSBI के जो कोड्स हैं उनको किस तरह फॉलो कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर जो BCSBI की जो कोड कंप्लायंस है उनको रेट किया जाता है गाइस. ठीक है, नेक्स्ट इज, consider the following statements regarding further redressal option for the dissatisfied customer. If a customer is not satisfied with the bank response within 30 days of lodging a complaint, they may approach the banking ombudsman. The bank is obligated to explain the procedure for approaching the banking ombudsman. A bank can take an indefinite amount of time to provide a final response if they explain why more time is needed. So which of the following statements given are the correct one? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is
1 and 2 ओनली गाइज। अब बैंक कैन टेक इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं भाई, एक स्पेसिफिक टाइम रहता है जिसके अंदर बैंक को एक फाइनल रिस्पॉन्स जो देना है कि भाई क्यों उसको जो है वो ज्यादा टाइम लग रहा है कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करने में या फिर जो कस्टमर का इशू है उसको रिजॉल्व करने में। तो एक ऐसा नहीं है कि इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम लिखता है बैंक, सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। बाकी 30 डेज के अंदर जब भी कंप्लेंट लॉन्च की गई है तो उसके 30 डेज के अंदर अगर कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है बैंक के रिस्पॉन्स से, जो भी उसको रिस्पॉन्स मिलता है बैंक की तरफ से, तो बैंक कस्टमर जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है। अब जो बैंक है दैट इज ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग, अब बैंक ही बताएगा कस्टमर को कि भाई ओम्बड्समैन को कैसे अप्रोच करना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Next question is, consider the appellate process under the integrated ombudsman scheme. Deficiency in service is defined as a ground for filing a complaint. The executive director in charge of the CEPD of the RBI is appellate authority. The regulated entity cannot appeal an award if it is used due to not furnishing satisfactory and timely information documents, guys. So what will be the correct statement, correct answer option here? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के रिगार्डिंग दी गई हैं और तीनों ही बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो जो डेफिशिएंसी अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है सर्विसेज के अंदर, तो उसको एक ग्राउंड माना जा सकता है कंप्लेंट फाइल करने के लिए विद द ओम्बड्समैन, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीईपीडी का, ही विल बी एक्टिंग एज अ एप्लीएट अथॉरिटी, गाइस, इन द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। नेक्स्ट इज, जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो अपील नहीं कर सकती एक अवार्ड की अगर उसको लग रहा है कि भाई जो अवार्ड है वो इशू किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉट फर्निशिंग सेटिस्फैक्ट्री या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, गाइस। सो रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो अपील नहीं कर सकती है उस केस में कि भाई अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैलकुलेटेड? बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड विद 99% प्योरिटी ऑन द डे ऑफ इशुएंस by calculating the simple average of the closing price of the gold with 99% purity 3 days prior to the issuance by taking the current market price of the gold on the date of redemption. It is a fixed value set up by the government at the time of scheme introduction. So what should be the right answer? The right answer will be option number B. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? पिछले 3 दिनों का जो 99% प्योरिटी वाला जो गोल्ड था, पिछले 3 दिनों का उसका जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसका एवरेज ले लेंगे और वही हमारे सोवरेन गोल्ड का बॉन्ड का जो है वो इशुएंस प्राइस बन जाएगा या फिर नॉमिनल वैल्यू बन जाएगी, गाइस, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next question is, which statement accurately differentiates real estate funds and REITs, that is real estate investment trust, guys? So your options are, real estate funds primarily invest in physical properties, जबकि जो real estate investment trust हैं वो invest करती हैं only linked securities के अंदर। REITs distribute income as dividends, जबकि जो real estate funds do not distribute income as dividend, ठीक है। Next is, both are investment vehicle for real estate, but REITs are specifically organizations that own and operate real estate to generate the regular income for the distribution. Option D क्या बोल रहे हैं? Real estate funds are less risky than the direct property ownership, but REITs involved higher risk due to market volatility, guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. अब देखिए, जो रियल एस्टेट फंड्स हैं और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं दोनों ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, बट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं दीज आर दी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन और ऑपरेट करती हैं रियल एस्टेट को, सो दैट एक रेगुलर इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरेट की जा सकेगा, इस, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स only buying and selling of financial assets, handling financial assets and other investment, including devising acquisition and disposal strategies, strictly short-term strategies for portfolio holding, only banking and budgeting activities. So investment management के अंदर primarily क्या involved रहता है? What should be the right answer here? The right answer will be option number B, कि भाई financial assets और जो other investments उनको handle करना और अलग अलग तरह से किस तरह से जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर या फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज बताना, गाइस। सो दिस इज द मेन पर्पस, मेन एक्टिविटी इन्वॉल्वड इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, गाइस, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएमएस आर करेक्ट? पीएमएस रिक्वायर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 lakh as mandated by the SEBI. PMS is easily accessible to all income groups due to low capital requirement. Asset management fee under the PMS typically range from 2 to 2.5% of the investment amount. PMS providers may charge a sphere of profit above a hurdle rate in addition to the management fee. So your options are 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या फिर
all of the above guys. What should be right answer here? The right answer will be option number A 1, 3 and 4. अब देखिए जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है उसके अंदर जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 50 लाख बताई गई है सेबी के द्वारा। जो मैनेजमेंट फी रहेगी वो 2 से 2.5% के बीच में रहेगी। हर्डल रेट क्या होता है? एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो फिक्स कर दिया जाता है प्रॉफिट का, अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है तभी प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। इसको बोलते हैं हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग गाइस। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लो कहाँ है? यहाँ पे तो 50 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। खुद में भी देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शर्मा एन इंडियन सिटीजन स्टेड इन इंडिया फॉर 185 days during the financial year 2023-24. In the previous 4 years he stayed in India for 400 days in total. He is assessing whether he qualifies as a resident for income tax purpose. Based on the income tax act, how will Mr. Sharma residential status be classified? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा, या फिर रेजिडेंट इन इंडियन सिटीजन बोला जाएगा? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? अब देखिए गाइज जो मिस्टर शर्मा है वो मोर देन 182 डेज के लिए जो स्टे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर उनका जो स्टे है दैट इज मोर देन 365 डेज, ठीक है, क्योंकि 400 दिन रह रहे तो मतलब ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट, ये तो कंफर्म हो गया। बट ही इज एसेस, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उनको रेजिडेंट तो बोल दिया जाएगा बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने के लिए जो कंडीशंस है वो उनके द्वारा फुलफिल नहीं की जा रही है। मतलब पिछले 7 साल में जो है वो एटलीस्ट 760 डेज जो है वो वहाँ इंडिया के अंदर रहे होने चाहिए। दिस कंडीशन इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड हियर, ठीक है। सो दैट इज वाई जो मिस्टर शर्मा है उनको क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो है वो बोल दिया जाएगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अर्जुन इज सेल्फ एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट हु अर्न्ड 15 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हिज प्रोफेशनल सर्विस। ही आल्सो रिसीव्ड 1 लाख एज अ पार्टनर सैलरी फ्रॉम अ फर्म। अंडर विच हेड विल मिस्टर अर्जुन टोटल इनकम बी टैक्स्ड? अब डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। सो what should be the right answer here? The right answer will be option number D, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट हैं जिनको 15 लाख जो अर्न करते हैं वो अपने इस सेल्फ ऑक्यूपेशन के थ्रू, ठीक है, और इनको 1 लाख रुपए पार्टनर सैलरी से भी रिसीव होता है। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और अदर प्रोफेशन, पीबीजीपी इसको बोल देते हैं हम लोग। दिस विल बी द राइट वन हियर। इस पर्टिकुलर हेड के अंदर जो अर्जुन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग 5 हेड्स ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से एक हेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Verma creates a will that declares a trust for running his family business after his demise. The trust income support his disabled son. What will be the tax treatment of the income from this trust? It will be taxed at the slab rate applicable to individual. It will be exempted from the tax. It will be taxed at the maximum marginal rate. It will not be taxed at the maximum marginal rate if declared exclusively for the benefit of a dependent relative guys. What should be the right answer bhai? Right answer will be option number A. तो ये जो इनकम जो है वो अर्न होगी, इट विल बी टैक्स्ड एट अ स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल है वो जिस भी टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे होंगे उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो लगा दिया जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज Mr. Ramesh sold his residential property on 1st January 2024 and earned a long-term capital gain of 40 lakh. He reinvested 40 lakh into a specific bond on 25th April 2024. Will Ramesh be eligible for exemption under section 54 EC? No, because he invested more than 30 lakh. Yes, because he invested because investment was within 6 months of transfer. No, because he did not purchase another house. Yes, but only if he files income tax return before the 31st March guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is उसको जो है वो exemption यहाँ पे claim कर सकता है जो रमेश है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 54 EC के अंदर हम लोग जो है वो एग्जम्पशन क्लेम कर पाते हैं अगर हम लोग जो है वो स्पेसिफिक बॉन्ड के अंदर जो वो इन्वेस्ट कर देते हैं विद इन 6 मंथ गाइज। तो 1 जनवरी को इन्होंने जो था वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया और 25 अप्रैल को इन्होंने जो था वो स्पेसिफिक बॉन्ड ऑफ 40 लाख में इन्वेस्ट कर दिया, तो उनके ऊपर जो है वो एग्जम्पशन वो क्लेम कर पाएंगे बिकॉज विद इन 6 मंथ जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है इनटू अ बॉन्ड ऑफ इनटू अ स्पेसिफिक बॉन्ड ऑफ अमाउंट रुपीज 40 लाख गाइज।
40 लाख से कम अमाउंट का वो बॉन्ड होना चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सुरेश बायज एन इंश्योरेंस प्लान वेयर ही रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट एवरी 5 years. He is also assured that in case of his untimely death, the full sum assured will be paid to his family. What type of policy has Mr. Suresh likely purchased? Endowment policy, term insurance, money back या फिर pension plan guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is option number C क्या बोल रहा है, money back policy। अब देखिए हमारी जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है कि जब भी इंडिविजुअल की डेथ होगी तभी एक इंडिविजुअल को जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद कोई भी जो है वो एक लमसम अमाउंट सम इंश्योर्ड नहीं दिया जाता है गाइज। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, जहां पे आप लोगों को जब एक टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो है वो आप लोगों को जो है वो एक सम इंश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, पीरियोडिक पे आउट्स नहीं दिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर 5 साल में उसको जो पैसा मिल रहा है, तो इट मींस इट इज द फीचर ऑफ मनी बैक पॉलिसी गाइस, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंक अंडरटेकिंग इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन इज ऑर करेक्ट? बैंक कैन डू सो डायरेक्टली through their departments. Bank must form a subsidiary or joint venture to undertake insurance business with risk participation. A bank must have a net worth of rupees 1000 crore and invest a minimum of 500 crore into the subsidiary or joint venture. The bank must have a minimum of 5% net NPA. Options are 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only, all of these guys. What should be the right answer bhai? Right answer will be option number B, 2 and 3 only. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो है इंडिविजुअल है हमारा, ये जो देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बैंक कैन डू सो डायरेक्टली थ्रू देयर डिपार्टमेंट्स। इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द बैंक मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 5% एनपीए। 5% नहीं भी 3% है यहाँ पे जो लिमिट देखने को मिलती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल कस्टमर इन क्रॉस सेलिंग प्रोसेस? दे डिजाइन द प्रोडक्ट, they provide feedback to regulatory authorities, they are responsible for selling and communicating product relevance to the target customer, they create advertisement for the cross selling. What should be the right answer guys? Right answer will be option number C. क्रॉस सेलिंग क्या होता है, कस्टमर की प्रेजेंट नीड को देखते हुए उसकी फ्यूचर नीड को भी एड्रेस कर देना। अब यहाँ पे इंटरनल स्टाफ क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है प्रोडक्ट को रेलेवेंट टारगेटेड कस्टमर ग्रुप को, तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary objective of TReDS platform guys? Providing long term loan to MSME, facilitating foreign exchange for exporters, enabling MSME to promptly encash receivables and reduce credit risk, supporting agricultural subsidies. So what is the primary objective guys? What should be the right answer? The right answer will be option number C, कि जो हमारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको उनका जो क्रेडिट रिस्क है उसको रिड्यूस करना, कि कई बार उनको पैसा नहीं मिल पाता, उनको बहुत जरूरी होती है, तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉम्प्टली उनको कैश रिसीव हो जाए इसके लिए जो था वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था गाइस। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड अ मिड साइज कंपनी हैज अ सरप्लस वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट 2 months, द CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वांट टू अर्न सम रिटर्न विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लिक्विडिटी, they consider putting the amount into a money market mutual fund. What benefit does a company like XYZ private limited derive from investing in the money market mutual fund guys? Option A is guaranteed fixed interest and capital protection, exposure to high growth equity segment, better return than the ideal cash or saving account with high liquidity, long term capital gain from the infrastructure bond guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C. तो एक बेटर जो है वो आइडियल कैश या फिर मतलब उसको सेविंग अकाउंट के अंदर एक हाई लिक्विडिटी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी अगर वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट करता है इनटू द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, बिकॉज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर गाइस। सो ये हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन था रिगार्डिंग द पार्ट 2 ऑफ RBWM क्वेश्चंस जो कि मई 2025 साइकिल के अंदर जो था वो फ्रेम किए गए थे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हम लोगों ने क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए गाइस, बट अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे ही वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है, जहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द JIB कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पे JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को AFM, RBWM, PPB और IFS चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस और मॉक टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भी कम टाइम में आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे, क्विक
जो है प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप लोग सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है तो सिंपली सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो आप लोगों को मास्टर कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है अपनी इवेल्युएशन करना चाहते हैं कि भी प्रिपरेशन किस लेवल पे है आप लोगों की अभी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस। एंड इन द एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि भाई अगर आप लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर इन किसी भी कोर्स में इनमें से एनरोल करते हैं तो आप लोगों को जो है वो फेस्टिवल 80 जो कोड है इसका यूज करना है, जिसके थ्रू आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। अब ये जो कोड है ये आप लोगों को यूज करना है फ्रॉम 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक ये कोड जो है वैलिड रहेगा। सो गाइज हरी अप इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर GIB प्रिपरेशन। सो आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।